बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक 3 सेक्शन 1 प्लेस। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन से 8 क्वेश्चन है और 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और इस तरह ये 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स के इसमें से सिनोनिम्स हैं और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। तो आज हम प्ले 2 विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके राइटर के बारे में देखते हैं। गोर विडॉल ये अक्टूबर 3 1925 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए और जुलाई 31 2012 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी डेथ हो गई। ये नावलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं और ये स्क्रीन प्लेज राइटर हैं और स्टेज प्ले के बारे में लिखते हैं। जब आप स्क्रीन प्लेज राइट कहते हैं तो ऐसे प्लेज के बारे में लिखते हैं जिनको टेलीवाइज किया जाता है। He is a public intellectual known for his wit and polished style of writing. He has written a number of famous plays and novels such as Death in Fifth Position, Death Before Bedtime, A Star's Progress. ये जो प्ले है ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है एंटरटेनमेंट का और अमेरिकन कल्चर पे एक स्टार का। तो आइए देखते हैं कि इस प्ले को फर्दर डिस्कस करते हैं। इसका जनरल व्यू देखिएगा, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। ये इसके टाइटल से व्यू में आ रहा है कि विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट है, छोटे से प्लैनेट को विजिट किया जा रहा है। इसके 3 एस्पेक्ट के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। थीम, साइंस फिक्शन और सेंटिमेंटल कॉमेडी। थीम जब आप कहते हैं तो इस प्ले का जो बड़ा मकसद है ये अमेरिकन कल्चर पे एक स्टाइल है। The writer spotlights the hidden fears of American about an invasion. ये 1950s में अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर जो चल रही थी उसके बैकग्राउंड में ये है कि रशिया ये अमेरिकन को हर वक्त ये खदशा लगा रहता था कि कोई इन पे अटैक न कर दे। ये जो प्ले है ये भी बताता है कि 20वीं सदी में अभी जो ज़मीनी लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। ये प्ले ये भी बताता है कि 20वीं सदी के इंसान जो हैं अभी भी इनकी तहजीब बिल्कुल इब्तदाई दौर में है, जब इनका मवाजना किसी और सोलर सिस्टम के लोगों के साथ किया जाता है। और इस प्ले के ज़रिए राइटर हमें ये भी बताना चाहता है कि फ्यूचर का इंसान हेट फ्री और वायलेंस फ्री हो सकता है और उसे दूसरे इंसानों की खिदमत करके वो सेंस ऑफ प्राइड फील होगा। तो ये इसके पॉसिबल थीम्स के ज़रिए हम देख सकते हैं। नंबर 2 हम कहते हैं इसकी साइंस फिक्शन का। साइंस फिक्शन जैसे कि नाम से ही ऑब्वियस है, साइंस और फिक्शन ये कुछ फिक्शन तो खुद बनाई हुई कहानी है, लेकिन साइंस फिक्शन ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें स्पेस ट्रैवल होता है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाते हैं, टाइम ट्रैवल है, इसमें पास्ट और फ्यूचर की तरफ मूवमेंट होती है और साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं इंसान में वो साइंटिफिक चेंजेस के साथ वो भी अकर होती है, हैपनिंग उनकी होती है। इस सुपर नॉर्मल पावर्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं जैसे कि सुपरमैन है, बैटमैन, इस तरह के। और साइंस अप्लाई टू ह्यूमन रिलेशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। तो ये इस तरह की ये साइंस को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेंटिमेंटल कॉमेडी के तौर पे इसको कंसीडर किया जाता है तो ये 18th सेंचुरी में ये एक ड्रामा की जॉनरा था जिसको सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इंसान बुनियादी तौर पे अच्छा है, मैन उसमें गुडनेस है और ये कैपेबल ऑफ बीइंग मिसलेड है और इसकी ये एक टेंडेंसी है कि ये डिट्रैक हो सकता है। तो लिहाजा ये जो प्लेज हैं इनके जो इनमें जो करेक्टर्स हैं वो नोबल होते हैं और समटाइम अपनी मिस जजमेंट की वजह से या एरर्स की वजह से वो ट्रबल्स में आते हैं, आजमाइशों में आते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम
वो अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं और ये एहसास हो जाता है कि वो डिट्रैक्ट थे और फिर वो राह रास्त की तरफ आते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि ये जो कॉमेडीज़ हैं ये लाफ्टर तो लाती हैं लेकिन ऑडियंस के लिए ये टीयर्स और वीपिंग बहुत ज़्यादा लाती हैं, और जिससे उनका अपना कैथारसिस होता है। और फिर वो अपने आप को इक्वेट करते हैं कि ऐसी इन लोगों के साथ, इन करेक्टर्स के साथ जो लाइफ लाइक होते हैं कि हम इस तरह की मिस्टेक्स और एरर से अवॉइड करेंगे, इस तरीके से उनकी रियल लाइफ की डिपिक्शन भी होती है। और सेंटिमेंटल कॉमेडी है, इसमें इमोशंस और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलते हैं हम जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम आप करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम इस प्ले के जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे क्रेटॉन है, ये पिवट है, ये सेंट्रल करेक्टर है इस प्ले का पूरा प्ले इसके गिर्द घूमता है। ये एलियन है, किसी और प्लेनेट से ज़मीन पर ये लैंड करता है और जिससे फिर सारी स्टोरी चलती है। हम इसको फर्दर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हमारे पास मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग है। ये मैरीलैंड में इसका घर है जहाँ ये पूरा प्ले जो है ना ये डिस्कस होता है, जहाँ इसको ड्रामाटाइज किया जा रहा है, और ये न्यूज़ कास्टर है। और इसके साथ नंबर 3 पे हमारे पास इसकी मिसेज रॉजर स्पेल्डिंग है। ये एक ये आप कहते हैं बोल्ड और डल और वेक खातून है, पेस्टल भी निटिंग कर रही है जिस वक्त ड्रामाटाइज किया जा रहा है सिचुएशन को। और एलन स्पेल्डिंग इनकी एक यंग 20 ईयर की जो डॉटर है, वो बड़ी लाइवली है और बहुत चार्मिंग है। और जॉन इसका फियांसे है। जॉन और एलन गुड रिलेशन में है। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है जनरल पावर्स है। जनरल टॉम पावर्स ये सिक्योरिटी हेड है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करे, और ये बहुत अलर्ट और बहुत एक्टिव जो है ना 2 स्टार जनरल है। और इसका असिस्टेंट एडी है, तो जनरल पावर्स के ऑर्डर्स को क्या करता है, ओबे करता है। हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं जी आके नेक्स्ट स्लाइड में। क्रेटॉन विद साइडबर्न्स इज अ हैंडसम मैन इन 40s। इसने कलमें रखी हैं बड़ी बड़ी, जय विक्टोरियन एज के लोग अमूमी तौर पे उस फैशन में होते हैं, और ये 40s में इसकी एज के बारे में है। एज अ हॉबियस्ट आता है, ये टूरिस्ट है, ये फ्लाइंग सॉसर में आता है। ही लैंड्स इन द रोज गार्डन ऑफ मिसेस स्पेल्डिंग। ये घर के अकबी हिस्से में रोज गार्डन में ये लैंड कर रहा है। His flying object is made of unknown shining metal। इसका ये जो फ्लाइंग सॉसर है, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये को अननोन मेटल है लेकिन बहुत शाइनिंग है। एलिप्टिकल शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, 14 फुट डायमीटर है इसका। ही हैज सर्टेन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स। ये क्रेटॉन के पास बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल ही कैन ट्रैवल इन स्पेसशिप विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके जो स्पेसशिप है इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। He's a mind reader. He can speak all languages of the world. He does not die. He has become immortal. He can defend himself against any attack. He can defend himself in any kind of situation. इसके बाद जी अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग है, जिनके घर मैरीलैंड में ये सारा प्ले जो है टेलीवाइज किया जा रहा है, ड्रामाटाइज किया जा रहा है। ये वीकली न्यूज़ कास्टिंग करते हैं, और ये इस वक्त बता रहे हैं, ये न्यूज़ कास्ट कर रहे हैं कि लोगों का जो ख्याल है कि जो फ्लाइंग सॉसर है ये कि इनके मुल्क का, अपने मुल्क का वेपन या फिर कोई और किसी कंट्री का है। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिस जजमेंट है। और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है हैज़ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इररिस्पॉन्सिबल कंजक्चर इज नथिंग मोर देन अ meteor पासिंग थ्रू द अर्थ ऑर्बिट। ये कहते हैं कि ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसके बारे में लोगों ने बहुत गैर माकूल बातें की, अंदाजे लगाए हैं, ये शहाब साकब के अलावा कुछ भी नहीं है। रॉजर स्पेल्डिंग जो उसकी पर्सनैलिटी है उसकी टिपिकल फीचर्स ये हैं कि वो मिडल एज्ड है, अंक्चुअस है और रेजोनेंट साउंड का मालिक है। Roger Spalding, he is concluding his TV broadcast. He is middle-aged, unctuous, and resonant. He tells his people on TV not to be afraid of flying object. लेकिन खुद he becomes afraid to see Kraton. जो ही Kraton को देखता है तो डर भी जाता है। He cooperates with General Pars. He wants to be first journalist to interview Kraton. उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो फर्स्ट वन हो जो उसका इंटरव्यू करे। और इसके साथ साथ
ये जो जॉन उसकी जो डॉटर को लाइक करता है, ये जॉन को डिसलाइक करता है और उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि उसकी बेटी जो है उसके साथ शादी करे। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसके बाद मिसेस रॉजर स्पेल्डिंग है। शी इज बोर्ड इन वेक निट पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क। जिस वक्त वो डेस्क पे न्यूज़ कास्टिंग कर रहा होता है और ये बड़ी सुस्ती और काहली के साथ एब्सेंट माइंडेड है, ये भुलक्कड़ सी खातून और वेग माइंड वाली वहाँ बैठ के पैसिवली निटिंग कर रही है। शी रिमार्क्स अबाउट जॉन, ही इज अ परफेक्ट नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम। रॉजर स्पेल्डिंग तो डिसलाइक करता है लेकिन ये उसको बहुत पसंद करती है। हर बिगेस्ट कंसर्न्स इन द प्ले इज द फैक्ट दैट क्रीटॉन स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड इन हर रोज गार्डन। उसे सबसे बड़ा उसका कंसर्न ये है कि उसके बागीचे में ये जो स्पेसक्राफ्ट उतरा है, ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, इसको वहां से रिमूव किया जाए, वो खराब कर रहा है वो जगह। थ्रू हर Vidal is making fun of 1950s ideal of perfect housewives। इसके थ्रू फिर उसका वो मजाक उड़ा रहा है। ये एलन है, ये इसकी बेटी है, जो रॉजर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग की ये डॉटर है, बहुत लाइवली है। शी इज अ डॉटर ऑफ मिस्टर रॉजर एंड मिसेस रॉजर स्पेल्डिंग। शी इज अ लाइवली गर्ल ऑफ 20। शी फिजर्स एज शी लिसन्स हर फादर न्यूज कास्टिंग। Ellen is the embodiment of youthful optimism and idealism. She is the only character that Vidal abstains from making look foolish. ये वाहिद ऐसा करेक्टर है जिसे विडॉल जो है ना वो क्रिटिसाइज नहीं करता। इसके बाद देखते हैं जी जॉन है, जो फैंसे है एलन का। he is a very hard working fellow, he grows English walnuts, he's by profession he's a farmer. His fiance of Alan, he is, you can say, the bold fellow. He does not become afraid when the spaceship lands at their house. He shakes hands with Kraton and makes friends with him. और ये बहुत क्रेजियस किस्म का आदमी है जी। उसके बाद जनरल पार्स आ जाते हैं, जनरल टॉम पार्स। ये 2 स्टार जनरल है, रिस्पॉन्सिबल है जो यूएसए की सिक्योरिटी का। ही इज अ वेरी ड्यूटीफुल एंड सेटिक फेलो, ही इज वेरी एक्टिव व्हेन अलर्ट। he questions Creton and tries to know his reality. He threatens to he threatens to arrest him if he does not cooperate. He puts the house of Mr. Spalding under martial law. ये एडी है, ये असिस्टेंट है जनरल पार्स का। जनरल पार्स इसको ऑर्डर करता है कि जो स्पेसशिप आई है उसको आप जाके ऑब्जर्व करें। he informs about elliptical shaped with 14 फुट डायमीटर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये जनरल पार्क को इसके बारे में जाके इंफॉर्मेशन देता है। इट्स मेड ऑफ एन अननोन शाइनिंग मेटल। ये बताता है कि ये एक अननोन मेटल है और बहुत शाइनिंग मेटल है, और देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट इनसाइड इट, और इसके अंदर कोई आलात वगैरह नहीं है, ये उसको इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ तक तो हमारे पहला लेक्चर ख़त्म हुआ। ये उसकी समरी थी, ये उसके मेन कैरेक्टर हैं जो भी अभी तक आपसे डिस्कस कर लिए हैं।